So hello people, this is your channel CTP and in this video we are going to review MTP. We are going to do MTP. तो हम MTP का सीरीज़ 1 करेंगे राइट। तो जिसमें हम न्यू सिलेबस का पेपर तो करेंगे साथ ही साथ ओल्ड सिलेबस में जो भी कॉमन क्वेश्चन हैं हम वो भी करेंगे। आई मीन कॉमन क्वेश्चन है तो वो नहीं, हाँ कॉमन क्वेश्चन इन द सेंस सिलेबस वाइज कि जब भी डायरेक्टर का अगर कॉमन क्वेश्चन मिलते हैं तो वो करेंगे राइट। क्योंकि कभी कभी होता है कि इधर डायरेक्टर का क्वेश्चन अलग आया, उधर डायरेक्टर का क्वेश्चन अलग आया, तो इस तरीके से फिर हम जो है MTP सीरीज़ 1 के सारे क्वेश्चन हम लॉ के करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं MCQ से। तो NCLT ने ऑर्डर दिया कंपनी के फेवर में, आर्या जो लिमिटेड है। अब ये ऑर्डर जो है 7 को रिसीव हुआ। अब उस ऑर्डर में सम क्लैरिकल मिस्टेक थी। अब क्लैरिकल मिस्टेक है तो रेक्टिफिकेशन की थोड़ी सी बात हो सकती है इधर। अब प्लांटिफ अगले साल 10 अप्रैल को गया रेक्टिफिकेशन के लिए, पर वो रेक्टिफिकेशन के लिए जाता है, पर क्या हुआ कि 25 मार्च 20 को ही सामने वाले ने अपील कर दिया NCLT पे। तो जब अपील कर दिए तो रेक्टिफिकेशन थोड़ी ना कर पाओगे। जब आपने डिसीजन अनन्या कंप्यूटर के फेवर में करा है तो सुनन्या ने जो डिफेंडेंट कंपनी है उन्होंने अपील कर दी है राइट। फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या है कि सुनन्या के फेवर में डिसीजन दे दिया और ट्रिब्यूनल का जो एक्शन है उसको रिवर्स कर दिया। अब अनन्या प्लान करी सुप्रीम कोर्ट में मूव करने का ऑन द मैटर इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब इस छोटे से बेसिस पे अच्छा कि सिनेरियो है, कंफर्टेबल है, हम कर सकते थे। सबसे पहले क्या ट्रिब्यूनल अमेंड कर सकती है ऑर्डर राइट, जो 5 मार्च को पास हुआ। मैं आपको पर्टिकुलर प्रोविजन इसको मैच करवाता हूँ। सी सबसे पहले क्या ट्रिब्यूनल कैन अमेंड इट्स ऑर्डर। वो क्या ट्रिब्यूनल अमेंड कर सकता है ऑर्डर। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ट्रिब्यूनल अमेंड नहीं कर सकता, तो सही ठीक है, ये तो सही है। पर ट्रिब्यूनल अमेंड तो कर सकता है। सी ट्रिब्यूनल कैन नॉट अमेंड लिखा हुआ है, अमेंड तो कर सकता है बट गिवन सिचुएशन में नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि होलिस्टिकली ही नहीं कर पाए। फिर ये लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल अमेंड कर सकता है अपना ऑर्डर विच इज़ अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, और 2 साल के अंदर कर सकता है डेट ऑफ ऑर्डर के। ये सही लग रहा है सी वाला। उधर बोला सिर्फ हाई कोर्ट ही अमेंड कर सकता है। वो ये बोल रहे हैं कि जो भी ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर मेंट बाय द ट्रिब्यूनल, इसको रेक्टिफाई अपीलेट ट्रिब्यूनल ही कर पाएगा। ये कौन सी बात हो गई कि सिर्फ अपीलेट ट्रिब्यूनल ही करेगा, ये तो फालतू की बात है। ये जो सी वाला पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट हमने नोट्स में भी देख लिया। जो भी हम पढ़ेंगे हम उसका पर्टिकुलर नोट्स भी ओपन करके रखेंगे ताकि समझ में आए कि देखो हाँ यार ये सब चीज़ें हैं। अब ऑर्डर हैज़ अपील्ड बाय बिफोर NCLT 5 मार्च को अपील करा। वैसे 25 मार्च को अपील करा। देखा जाए तो 5 मार्च को ऑर्डर आ गया था पर रिसीव 7 मार्च को हुआ। पर ये बोल रहे हैं कि क्या अपील, ये जो अपेरेंट मिस्टेक है इसको क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि कभी अपील कर दिया है, अगर अपील नहीं हो तो रेक्टिफाई कर सकता है। अपील कर दिया है तो उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आंसर ही नो आता है, और नो में भी ऐसा है कि अपेरेंट मिस्टेक कैन नॉट बी रेक्टिफाई क्योंकि अपील कर दी गई है। फिर तीसरा, अपील ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे अपील करना, ठीक है 45 दिन में। पर वो 5 से गिनोगे कि 7 से गिनोगे। इधर हमारा आया 21 अप्रैल, क्योंकि हम ऑर्डर की डेट से नहीं, ऑर्डर की रिसीविंग डेट से गिनेंगे, 7 से गिनेंगे। वो देखो बाकायदा ये नोट्स में भी लिखा हुआ है कि ऑर्डर रिसीव की डेट से हम देखेंगे, ऑर्डर की डेट से नहीं देखेंगे। अगला, व्हाट कैन बी द टाइम पीरियड फॉर डिस्पोजल ऑफ द अपील। डिस्पोजल ऑफ द अपील जो फाइल करा है डिफेंडेंट ने, तो टाइम पीरियड क्या डिस्पोजल का, जैसे हम अपील करते हैं तो उसका डिस्पोजल का टिका वैसे 6 महीने होना चाहिए, तो मार्च से 6 महीने। ओके ये जो इधर अपील है वो 3 महीने का रहता है। ओके अब देखो ये पर्टिकुलर एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल 3 महीने में हमको डिस्पोज करना है। 6 महीने काट देना, मतलब 6 महीने लिखो फिर उसको काटो, क्योंकि 6 महीने बाय डिफ़ॉल्ट लगता है, तो इधर 3 महीने हैं जो आपको NCLT में पर्टिकुलर नोट्स में मिल जाएगा। मतलब सब चीज़ें हमारे नोट्स में हैं राइट। देखो बाकायदा 6 महीने नहीं है, 3 महीने हैं, ऐसे करते हुए कर दिया। अब कितने दिन में जो है सुप्रीम कोर्ट पर को अपील फाइल कर सकते हैं अब राइट, तो वही 60 डेज़ में। ये भी ऑर्डर से थोड़ी ना रिसिप्ट से ही करते हैं, तो अच्छा MCQ था ठीक है। राशिक डिक्योर SE इज़ अ फ्रेंच कंपनी इज इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग ब्रांडेड गारमेंट। तो ब्रांडेड गारमेंट बेचता है। रजिस्टर न्यू दिल्ली का होना चाहिए। फॉरेन कंपनी लग रही है। परमिशन मिलने के बाद इट ओपन इट्स बिजनेस आउटलेट इन मुंबई। द साइन बोर्ड, अब साइन बोर्ड ओके फॉरेन कंपनी का ही है। साइन बोर्ड ने डिस्प्ले करा आउटसाइड इंडिया। नेम एड्रेस 1 सेकेंड, नेम एड्रेस एंड LLP है। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी तो आपको वो सब बताना पड़ता है। तो कंपनीज ब्रांड नेम ऑफ गारमेंट इन फ्रेंच एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज डिस्प्लेड इन फ्रेंच एंड इन मराठी। पर इधर एड्रेस नहीं बताया, मेंबर हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी, इधर एड्रेस नहीं बताया, जबकि हमने पढ़ा है कि एड्रेस भी जाता है।
जैसे कि अगर आप फॉरेन कंपनी के नोट्स ओपन करो, सी मैं इधर मेरे बनाए हुए नोट्स ओपन करो, आप अपने नोट्स भी ओपन कर सकते हो। आप अपने वाले नोट्स ओपन करोगे, आपको इधर से देखना है तो आप इधर से भी देख सकते हो कि आउटसाइड इंडिया, देखो आपको एग्जिबिट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड ऑफिस के बाहर और डॉक्यूमेंट्स में भी। पहले तो ऑफिस के बाहर की कंपनी का नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब जैसे कि इधर कंपनी का नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी, सिर्फ नाम ही बताया, और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी। तो मैं जो बोल रहा था एड्रेस नहीं आएगा, कंपनी का नाम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, तो बाकायदा इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में। अब यही प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में से लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं, पर कम से कम इधर हमें तो इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में बताना है। इधर मराठी में बता दिया, पर कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी ये तो नहीं बताया। तो पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है फ्रेंच में एंड इस्टेब्लिश इट्स बिजनेस आउटलेट इन मुंबई। फॉरेन कंपनी शैल डिस्प्ले इट्स नेम एंड द कंट्री, मतलब नाम, कंट्री एंड लिमिटेड लाइबिलिटी जो भी है। अब वो फ्रेंच और मराठी, ओके इन्होंने तो लैंग्वेज में ही पूछ लिया। सी हमें कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई थी, इंग्लिश और मराठी आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन की लैंग्वेज में नहीं होना, लिख लो अगर आपको भी लिखना है तो। चलो, इन हाउ मेनी डेज नेसेसरी पेपर सबमिट करने हैं, FC1 में सबमिट करने हैं 30 दिन के अंदर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर राशिक डी जो भी कंपनी है, शेल इन एवरी कैलेंडर ईयर, ओके हर कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट P&L ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन सबमिट करना है। ओके लिखा है मेक आउट, हर कैलेंडर ईयर में मेक आउट करना है। तो देखो जैसे कि हमने पढ़ा है कि राशिक एवरी कैलेंडर ईयर उसको बैलेंस शीट बनाना है एंड P&L ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस। तो ठीक है, मेक आउट एंड डिलीवर कॉपी के सेक्शन 381 का नोट्स है। कैलेंडर ईयर में उसको मेक आउट करना है, मेक आउट इन द सेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। और रूल भी यही बोलता है कि मेक आउट करना है फॉरेन कंपनी को इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने। फिर राशिक DIORC जो भी है शेल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न की बात आ रही है। अब जैसे कि हर कैलेंडर ईयर में हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, मेक आउट एंड डिलीवर। तो हर कैलेंडर ईयर में मेक आउट एंड डिलीवर करना है, पर ये भी समझो कि एक और टाइम लिमिट है कि फिनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर हमको फिनेंशियल स्टेटमेंट डिलीवर करना है। पर यही जब रिटर्न की बात आती है, रिटर्न में अलग टाइम लिमिट है। रिटर्न में तो फिनेंशियल ईयर एंड होने के 60 दिन के अंदर है, तो यही विदिन 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फिनेंशियल ईयर। अब एनुअल रिटर्न वॉज फाइल्ड बाय द कंपनी विद डिले ऑफ 30 डेज। अब डिले कर दिया, रिटर्न टाइम पे करना था पर डिले कर दिया। पेनल्टी ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। अब कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, आपने सेक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन किया ना, तो कंपनी को 1 लाख से लेके 5 लाख, कंपनी को 1 लाख से लेके 3 लाख, राइट, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 से 5 लाख। और फिर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो 1 लाख से 3 लाख, 25,000 से 5 लाख, फिर 50,000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अब इधर कितने 30 दिन का डिले, तो ऐसे केस में तो 15 लाख हो गया कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट। मतलब कि 1 लाख से 3 लाख ये तो जो है वो लगेगा, और फिर कंटिन्यूइंग ऑफेंस और 50,000 पर डे और 50,000 पर दिन है, तो ऐसे केस में 15 लाख का पेनल्टी लग गया। ओके, अगला ड्यूरिंग दी हाफ ईयर एंडेड 31। अब देखो ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड September 20, हाफ ईयर एंडेड मतलब ठीक है ना, हाफ ईयर एंडेड मतलब कि ये 20-21 की बात है और September 20। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना गोल्ड लीफ कंपनी के, उन्होंने एक एप्लीकेशन करी ट्रिब्यूनल को, क्या रिवीजन करना है अकाउंट्स का। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 21, बोर्ड हैज़ अगेन मेड एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन। देखो एक तो एप्लीकेशन क्या है कि उसको रिवीजन करना अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 18, ये September 20। अब साल ख़त्म, मतलब ये तो 6 महीने पे, अब साल ख़त्म हुआ और उसने वापस रिवीजन के लिए बोला, पर इस बार March 20 की बुक से। अब ये वैलिडिटी ऑफ एक्ट, राइट। अब बताओ कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक्ट वैलिड है। इधर समझो, इधर March 18 में रिवीजन है अकाउंट्स में, दूसरा है रिवीजन इन दी बोर्ड रिपोर्ट, राइट। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि द एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन मेड फॉर रिवीजन ऑफ अकाउंट, कि रिवीजन ऑफ अकाउंट के लिए एप्लीकेशन करा है। एज बोर्ड रिपोर्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर रिवीजन, बोर्ड रिपोर्ट का रिवीजन नहीं होता। अब ये बोलते ये तो गलत हो गया, राइट, ये तो गलत हो गया। दूसरा, द एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज वैलिड एज एप्लीकेशन मेड फॉर रिवीजन इन अकाउंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट पर्टेनिंग टू 2 डिफरेंट ईयर। ये हो सकता है कि रिवीजन ऑफ अकाउंट्स एंड जो है बोर्ड रिपोर्ट रिवीजन पर्टेनिंग टू 2 डिफरेंट ईयर है, तो ये चलेगा। अब जब वापस से इनवैलिड बोल रहा है, एज ए लॉ प्रोवाइड ओनली 1 टाइम एप्लीकेशन टू बी मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर रिवीजन। एक बार में
एक बार एक टाइम में एक बार एप्लीकेशन दे सकते हो, एक साल में आप एक बार एप्लीकेशन दे सकते हो। आपने सितंबर 20 को बोला कि हमको मार्च 18 के बुक्स ऑफ अकाउंट रिवाइज कराने हैं, 17-18 के, फिर वापस आपने ईयर एंड पे ये बोल दिया कि बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज करानी है। ओके, तब देखो वॉलंटरी रिवीजन, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राइट एप्लीकेशन देंगे ट्रिब्यूनल को और ट्रिब्यूनल अप्रूव करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एप्लीकेशन देंगे ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल अप्रूव करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 को कंप्लाई नहीं कर रहे, बोर्ड रिपोर्ट 134 को कंप्लाई नहीं कर रहे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिवाइज ओनली वंस पर ईयर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं। और पिछले 3 साल में, ठीक है, एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं। सीधा एक पर्टिकुलर पॉइंट समझो कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे डिसाइड टू प्रिपेयर द रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिवाइज बोर्ड रिपोर्ट इन द फॉलोइंग, अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रिवाइज कर सकते हैं। अगर बोर्ड को लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 को कंप्लाई नहीं कर रहे, बोर्ड रिपोर्ट 134 को कंप्लाई नहीं कर रहे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट वो रिवाइज हो सकते हैं इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में कोई से भी रिपोर्ट आप कर सकते हो। अब जैसे कि आप 2021 को एप्लीकेशन दे रहे हो ना, तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर क्या हुए, 19-20, 18-19, 17-18, तो इसलिए 17-18 की बुक्स भी आप कर सकते हो और 19-20 की बोर्ड रिपोर्ट भी आप कर सकते हो। तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में आप कर सकते हो। पर ये जो रिवीजन है ये पहले आप अप्रूवल लोगे, तो आप पहले एप्लीकेशन दो ट्रिब्यूनल को राइट, फिर ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर देगा, अप्रूव करेगा, ऑर्डर देगा, पर ऑर्डर देने से पहले बिफोर गिविंग ऑर्डर वो एक नोटिस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, टू टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन की जो फिर टू टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन कि मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं आपको नोटिस भी दे रहा हूँ, आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन देना हो तो दो, मैं इसको कंसिडर करूँगा राइट। फिर जो है कॉपी ऑफ ऑर्डर ट्रिब्यूनल जो है रजिस्ट्रार को भी फाइल करेगा। तो ठीक है, ये सब चीज़ें तो हमने देखी राइट। हाँ, कि जो पर्टिकुलर ऑर्डर है वो आपको आरओसी को भी, रजिस्ट्रार को भी फाइल करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड, अब उसको साल में एक बार से ज़्यादा नहीं बना सकते, रिवाइज कर सकते। तो दोनों को सी कि एक ही फाइनेंशियल ईयर में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज नहीं कर सकते, नहीं, एक ही फाइनेंशियल ईयर में आप एक से ज़्यादा बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज नहीं कर सकते। अब आपका जो डिटेल ऑफ रिवीजन कि आप रिवीजन क्यों कर रहे हो, इसकी डिटेल आपको बाकायदा बोर्ड रिपोर्ट में बतानी पड़ती है। अब पॉइंट क्या आता है कि वेयर कॉपीज ऑफ द प्रीवियस, तो देखो आप समझो बोर्ड रिपोर्ट नॉट एलिजिबल फॉर रिवीजन, तो ये तो गलत हो गया पहले ही। बोर्ड ऑफ डाटा का एक्ट वैलिड है क्योंकि एक बार तो आप करा ही सकते हो। अब देखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में अलाउ द विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, जो भी एडमिट करी ना एप्लीकेशन वो विड्रॉ कर देंगे, तो उसके लिए एटलीस्ट 90% लोगों का अप्रूवल चाहिए और बाय द एप्लीकेंट विद द अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर। फिर जेड, अ स्टार्टअप इज़ परमिटेड टू रेज, एक स्टार्टअप है जेड लिमिटेड, स्टार्टअप इज़ परमिटेड टू रेज ECB अंडर ऑटोमेटिक रूट, तो एक ECB रेज करना है अंडर ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, इज़ परमिटेड टू रेज ECB, इसको मना नहीं किया है, इसको परमिट किया गया है टू रेज ECB अंडर ऑटोमेटिक रूट, करो। पर मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड उन स्टार्टअप के लिए क्या है, क्योंकि स्टार्टअप वाली कंपनी है, समझो। तो इधर ऑटोमेटिक रूट से अगर आप ले रहे हो तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 साल है। वैसे हाँ, कुछ सिचुएशन में ये ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये सिचुएशन उधर कवर नहीं होती। अपील फाइल बिफोर दिस सेट शैल बी डिस्पोज विद इन, ये सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल में आप अपील फाइल कर रहे हो। सी अब इधर देखो कि ये सेट है, मतलब आप सेबी की बातें कर रहे हैं, तो सेबी में ऐसे लिखा हुआ है बाकायदा कि AAO सेबी IRDA PFRDA है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको अपील करनी, इनके ऑर्डर से एग्रीड हो तो आपको अपील करनी, 45 दिन में अपील करो। और ट्रिब्यूनल को वैसे तो 6 महीने का ही टाइम दिया जाता है, पर जो हमने वो 3 महीने का टाइम दिया है NCLAT में कि अपील डिस्पोज करो विद इन 3 मंथ, यूँ तो 6 मंथ ही रहता है। फिर आता है कि जो डीलर्स है प्रीशियस मेटल में, प्रीशियस स्टोन में, ये डीलर किसमें, प्रीशियस मेटल स्टोन्स में, तो डीलर्स इन प्रीशियस मेटल स्टोन्स कैन बी कंसिडर्ड एज पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशंस, ये डीलर को भी मान लिया जाएगा कि वो पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशन है। ये पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन हमने पमला में पढ़ा है और यहाँ पे लिखा हुआ है, या ये तो अमेंडमेंट भी है इनफैक्ट, कि डीलर्स ऑफ प्रीशियस मेटल जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होता है वो डीलर होते हैं
वो पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस में आता है। पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस में 4 चीज़ आती है। ग्रुप जो गेम ऑफ चांस में इन्वॉल्व है, रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार है, रियल एस्टेट एजेंट एज ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और पी से पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस जिसका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा है। पर एक और भी है कि पर्सन जो कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और 10 लाख और मोर का ट्रांजैक्शन है कस्टमर के साथ, तो पर्सन जो कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पर्सन जो डीलर्स है जो कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कस्टमर के साथ कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अमाउंट 10 लाख या उससे ज़्यादा का है। 10 लाख, ना तो 20 लाख, कुछ भी नहीं, 10 लाख या उससे ज़्यादा का। तो देखो, इंगेज इन कैश ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर ₹10 लाख, कैरिंग आउट सिंगल। देखो सिंगल नहीं है, सिंगल के साथ सेवरल ऑपरेशन अपीयर टू बी लिंक्ड, ऐसा है, सेवरल ऑपरेशन अपीयर टू बी लिंक्ड। तो इधर अगर आप बात करो तो इधर क्या है 10 लाख, वो इधर क्या है इक्वल टू और अबाउट 10 लाख, तो इसलिए फिर ये आंसर हमारा सही हो जाता है। अगला, ध्रुव इज़ अ पायलट इन बैंकॉक एयरवेज। ध्रुव पायलट है, बैंकॉक एयरवेज में पायलट है। अभी फ्लाइज फॉर 15 डेज इन अ मंथ, महीने के 15 दिन तो वो फ्लाइज करता है। देयर आफ्टर टेक्स अ ब्रेक, ड्यूरिंग द ब्रेक ही इज अकोमोडेटेड विद द बेस which is normally the city where the airline is headquartered. However, the security consideration, he was based at Delhi और accommodated दिल्ली है 182 दिन। तो ऐसे केस में ठीक है, वो करंट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा है। तो ये जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा का है, ये इधर ये बेस कैंप पे नहीं लगता, क्योंकि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोला है, रिसाइड शो सम डिग्री ऑफ परमानेंसी, राइट। जो पर्सन ही इज़ अकोमोडेटेड इन अ बेस, ये टेम्प्रेरी स्टे है, वही हमने पढ़ा भी था। इफ़ द चेयरपर्सन ऑफ CCI। अगला क्वेश्चन, वेयर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट एक्सप्रेसली, जब पार्लियामेंट का एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे एज टू द डे ऑफ कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ सच एक्ट। जब पार्लियामेंट ने एक्सप्रेसली स्पेसिफाई नहीं करा एक पर्टिकुलर डे कि इस डे पे ऑपरेशन होगा, तो पार्लियामेंट में ऐसा बोला ही नहीं कि ये एक्ट कब आएगा, राइट। पार्लियामेंट में ऐसा बोला ही नहीं कि ये एक्ट कब आएगा। तो ऐसे केस में ये एक्ट में तभी आएगा जब प्रेसिडेंट से एसेंट मिले। गवर्नर का मतलब नहीं है, पार्लियामेंट में तो मना ही कर दिया ना। जब एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई, जब बताया ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। तो ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ हमने नोट कर लिया एंड ये तो बहुत ही जनरलाइज था, पर फिर भी हमने इसको नोट कर लिया, राइट। अब बात आती है कि अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे जिस भी चैप्टर का होगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम जो है पर्टिकुलर वो नोट्स को देखेंगे और नोट्स से फिर हम समझेंगे। ओके, तो रिच फ्रेगरेंस लिमिटेड प्रोड्यूस, ये जो कंपनी है वो फ्रेगरेंस प्रोडक्ट बनाती है जो बहुत ही पॉपुलर है यंग जनरेशन में। और जो अन्वेषा MD है वो मंथली सैलरी ड्रॉ करती है 5 लाख। फिर अन्वेषा ने फ्लैट भी बुक करा है और 5 लाख बुकिंग अमाउंट की तरह पे करा है। वो कॉस्ट 85 लाख है। अब अन्वेषा के लिए सेविंग 50 लाख है, उसको लोन चाहिए 30 लाख का कंपनी से, मतलब ये आ गया लोन टू डायरेक्टर सेक्शन 185। देखो हम कट टू कट आंसर पे चलेंगे, राइट। अब कंपनी डू नॉट हैव एनी पॉलिसी ऑफ गिविंग लोन। अच्छा, स्टाफ को लोन देने की पॉलिसी यही नहीं। देखो ऐसा है कि अगर कंपनी एम्प्लॉयज़ को लोन देती है और डायरेक्टर्स को भी एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस लोन दे दिया, तो ऐसे केस में 185 एप्लीकेबल नहीं होता। बट इधर स्टाफ को पॉलिसी नहीं थी, अब इधर लोन दे दिया। द ग्रांट ऑफ लोन वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस तो है ही नहीं, लोन एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस तो है ही नहीं। अन्वेषा थॉट दैट इफ़ द कंपनी गिव हर 6 मंथ सैलरी एज एडवांस, अन्वेषा ने सोचा कि अगर कंपनी 6 महीने की सैलरी एडवांस दे दे तो वो फ्लैट खरीद लेगी। अब बिसाइड्स ऑन द कैप्शन फैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या कंपनी ग्रांट लोन कर सकती है? तो यार सबसे पहले 185 यही बोलता है ना कि आप लोन तो दे नहीं सकते। नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिव एनी लोन। अब किसको लोन नहीं दे सकते? अब डायरेक्टर को बोला है, डायरेक्टर ऑफ लैंडिंग, ठीक है। लैंडिंग कंपनी अपने डायरेक्टर को नहीं देगी और इनफैक्ट अपनी होल्डिंग को भी नहीं देगी। मतलब कंपनी अपने डायरेक्टर को तो देगी ही नहीं देगी, इनफैक्ट होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी नहीं देगी, उन डायरेक्टर के रिलेटिव को भी नहीं देगी, उन डायरेक्टर के पार्टनर को भी नहीं देगी। और इनका अगर डायरेक्टर और रिलेटिव का कोई सा स्टेक है फर्म के अंदर तो उस फर्म को भी लोन नहीं जाएगा, तो इधर भी लोन नहीं जाएगा। रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ रीड करने की रहेगी मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज कट टू कट हम तो आंसर पे चलेंगे। और अगर लोन देना परमिसेबल नहीं है MD को, वेदर शी कैन बी गिव 6 मंथ एडवांस सैलरी, क्या 6 महीने की एडवांस सैलरी दे दे? तो ये क्या बात कर रहे हो, लोन दे रहे हो या 6 महीने की एडवांस सैलरी, वो भी कैश का ही पार्ट है। और लोन का मतलब ही क्या होता है? एडवांस में पैसा देना। तो लोन और 6 मंथ एडवांस सैलरी, बात तो एक ही है, ठीक है। वॉट
वुड हैव बीन योर आंसर इफ़ द स्टेटस ऑफ कंपनी इज़ नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता। ओके, कंपनी का स्टेटस अगर प्राइवेट लिमिटेड होता तो अब पॉइंट ये है कि हाँ, प्राइवेट कंपनी पे कुछ एग्जेम्पशंस हैं प्राइवेट कंपनी पे, पर ये अभी उसकी बात तो नहीं कर रहा होगा। अगर स्टेटस प्राइवेट कंपनी होता तो देखो 185 तो दोनों कंपनी पे लगता है, ऐसा तो हमने देखा नहीं। नो कंपनी बोला है, पब्लिक प्राइवेट दोनों पे लगता है। पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है 185(2) में, अगर आप देखो तो 185(2) में आपको एक पॉइंट दिखेगा, तो इधर आपको समझना पड़ेगा कि नो कंपनी लिखा हुआ मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कवर है। तो इंपॉर्टेंट ये है सर्विस कंडीशन होनी चाहिए। इफ़ देयर इज अ सर्विस कंडीशन एंड दैट इन अ एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस, अगर आप जो है लोन दे रहे हो, क्या लिखा हुआ है कि लोन एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस आप दे रहे हो जब अपॉइंटमेंट के टाइम में फिक्स था, एज अ कंडीशन ऑफ सर्विस, और ये सर्विस की कंडीशन एक्सटेंडेड टू ऑल एम्प्लॉयज़, ऐसा नहीं कि तेरे लिए स्पेसिफिक, एक्सटेंडेड टू ऑल एम्प्लॉयज़, तो सबके लिए पैरिटी में है, तब जाके एडवांस दे सकते हैं। तो लिखा हुआ है इफ़ इन द अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ अन्वेष एस एम डी दे वुड हैव बीन अ क्लॉज, चलो कभी क्लॉज होता दैट कैंडिडेट जो है अवेल कर सकती है हाउस लोन फैसिलिटी 50 लाख तक का, एंड इट्स नोशनल इंटरेस्ट वुड बी कंसिडर्ड एज अलाउंस एंड पार्ट ऑफ सैलरी। चलो कभी ऐसा लिख देते तो आप क्या करते हैं? हाँ, तो ऐसा कंडीशन ऑफ सर्विस आप दे दो, पर इधर आपको ये एजम्पशन भी डालना पड़ेगा कि हाँ ऐसे दे सकते हैं, प्रोवाइडेड सच फैसिलिटी, राइट, प्रोवाइडेड सच सर्विस एक्सटेंड बाय कंपनी टू ऑल एम्प्लॉयज़। सी, तो जो हमने पर्टिकुलर पोर्शन भी रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ एमडी को उसको लोन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड ये जो कंडीशन है अलाउड टू ऑल एम्प्लॉयज़, एक्सटेंड टू ऑल एम्प्लॉयज़। अगला क्वेश्चन, राइट, रेनबो इंडस्ट्री लिस्टेड एंटिटी है, इट हैज़ 1 MD and 1 whole time director. The Rainbow Industries is a listed entity, it has 1 MD, 1 whole time director in the board, right? और there are 15 director in the board including MD और whole time director. नेट प्रॉफिट देख रखा है, शेयर कैपिटल देख रखा है। अब डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन मतलब ये चैप्टर 3 से, फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट, तो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन डिडक्ट नहीं किया। कंपनी वांट टू गिव मैक्सिमम रेम्यूनरेशन टू MD और होल टाइम डायरेक्टर। तो देखो क्या है, एक MD है और एक होल टाइम डायरेक्टर है और 15 डायरेक्टर है इन द बोर्ड इंक्लूडिंग, इसको इंक्लूड करते हुए। तो कंपनी वांट टू गिव मैक्सिमम रेम्यूनरेशन टू MD और होल टाइम डायरेक्टर एंड अदर डायरेक्टर एज प्रिस्क्राइब्ड। तो दो ना, आपको याद है हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ रेम्यूनरेशन, राइट, तो यही बोल के रखा है कि रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड। अब इधर देखो, अगर एक MD होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर है तो 5% उधर, अगर एक MD होल, देखो अगर एक भी नहीं होता तो अदर डायरेक्टर को 3 मिल जाता। पहले होल टाइम डायरेक्टर की बात करेंगे, एक MD मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर अगर एक हो, ठीक है, तो ऐसे केस में एक MD या मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर हो तो 5%। अब इधर एक होल टाइम डायरेक्टर है और एक MD है, मतलब कि एक से ज़्यादा हो गए, तो ऐसे केस में उनको 10% तक मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम 10% तक हम रेम्यूनरेशन मिलेगा। टोटल रेम्यूनरेशन हम 11% तक दे सकते हैं, उसके ऊपर जाना है तो OR पास होगा। बट कंपनी उसके अंदर, उसके लिमिट के अंदर भी लिमिट है कि अगर एक से ज़्यादा MD होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर है तो आपको 10%। तो अगर आप देखो तो ईयर एंडेड 31 मार्च 20 और 21 की रेम्यूनरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है जो पेबल बाय पब्लिक कंपनी जो अपने डायरेक्टर को पे करते हैं और इंक्लूडिंग MD और होल टाइम डायरेक्टर एंड इट्स मैनेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग द ये रेम्यूनरेशन 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको एक्सीडिंग करना है तो ऐसे केस में OR पास करना पड़ेगा। अभी ये है कि प्रोविजन रेम्यूनरेशन पेबल टू 1 MD होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, MD होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर तीनों आते हैं, मतलब कि मैनेजरियल पर्सन की बात हुई। एक मैनेजरियल पर्सन को 5% से ज़्यादा नहीं दे सकते, और अगर एक से ज़्यादा है तो 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते। पर जो MD और होल टाइम डायरेक्टर है ही नहीं। और एक पॉइंट ये भी है कि जो प्रोविज़न, जो रेम्यूनरेशन पेबल टू अदर पीपल हु इज़ नीदर अदर डायरेक्टर, अगर कंपनी में एक भी MD होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर है तो अदर डायरेक्टर को 1% पे होगा, 1%, और अगर एक भी नहीं है तो फिर 3% पे होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल अपर कैप कितनी, 11%। तो पहले हम अपर कैप निकाल लेते हैं। अपर कैप क्या होगा, 50 करोड़ का 5.5 ये अपर कैप है। और MD और होल टाइम डायरेक्टर है एक से ज़्यादा ही है तो कायदे से 10% निकालो इसका। अब 1 सेकेंड, ये 1 MD होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, तो ये 1 ईच है, राइट। ये एक कन्फ्यूजन और दूर हुआ जो हम बोलते थे कि यार एक MD और एक होल टाइम डायरेक्टर है तो एक से ज़्यादा हो गया ना, तो इधर एक ईच, ये ईच का मैटर करता है।
इधर 5% आप सबको पे कर सकते हो। तो 5% आपने पे करा तो 50 करोड़ का 5% निकालो, ये 2.5 आपने इधर दे दिया, 2.5 आपने इधर दे दिया। अब इधर 1 है तो अदर डायरेक्टर को आप 5% दे, तो अदर डायरेक्टर को आप 1% तक दे सकते हो। तो 50 का 1% है 0.5, तो उसको 0.5 दे सकते हो। इससे आपका 5.5 हो जाता है, राइट। ये तो अपना 1920 का हो गया। एंड 2021 का भी निकालना है तो 2021 का भी निकाल लो। 2021 का भी ऐसा है कि 10 का करो 11%, 1.1, फिर 10 का करो 5%, 0.5 पे कर सकते हैं। 10 का करो 5%, 0.5 होल टाइम डायरेक्टर को दे सकते हैं, और 10 का करो 1%, 0.1 इधर दे सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा। पॉइंट ये है कि इज़ इट परमिसिबल इफ़ द कंपनी वांट्स टू पे रेम्युनरेशन ओवर एंड अबव द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट। जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है उससे ज़्यादा पे करना है तो ऐसे केस में OR पास कराना पड़ेगा। तो जनरल मीटिंग में ऑथराइज कर सकते हैं पेमेंट एक्सीडिंग 11%, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 5। ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 5, OR पास करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। ओके, अब अगला क्वेश्चन, द सीनियर लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड 92% शेयर होल्डिंग। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, राइट। अगर आपको आपके साथ सॉल्यूशन की बुक रेडी रखो, जो मैं बोल रहा हूँ आप चेक कर लो एक बार, राइट। द सीनियर लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड 92% शेयर होल्डिंग। तो सीनियर लिमिटेड ने एक्वायर करा 92% शेयर होल्डिंग जूनियर में, ठीक है, 92% एक्वायर करा। अब बोथ दी कंपनीज अनलिस्टेड है। अब सीनियर चाहता है कि वो रेस्ट 8% भी एक्वायर कर ले। ये कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट का क्वेश्चन लग रहा है। अब सीनियर वांट टू डिटरमाइन द प्राइस टू बी पेड टू द रिमेनिंग। अब उसको रिमेनिंग को पे करना है तो प्राइस टू बी पेड, तो कितना प्राइस पे करे तो उसके लिए CA को अपॉइंट किया, हु इज़ ऑल्सो इन द पैनल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या वैल्यूएशन करो, प्राइस निकालो। अब द सीनियर ऑल्सो डिपॉजिटेड एन अमाउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर टू बी एक्वायर्ड। तो सीनियर ने जैसे जितना अमाउंट पे करना है तो अमाउंट जो है उसने सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। हाउएवर ऑल द रिमेनिंग शेयर होल्डर ऑफ द जूनियर लिमिटेड डिड नॉट टर्न अप टू एक्सेप्ट द प्राइस। तो वैल्यू ऑफ शेयर टू बी एक्वायर्ड इन्हें सेपरेट बैंक अकाउंट में रख दिया, बट ऑल द रिमेनिंग शेयर होल्डर जो 8% थे वो उनको ये ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, उनको जमा ही नहीं प्राइस। Evaluate on the validity of the valuation of shares of junior limited done by CA in the given circumstances। CA ने करा है, तो इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस क्या CA करेगा कि कोई और दूसरा करेगा? ये है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, बट ये निकल रहा है रजिस्टर्ड वैल्यूएशन की डायरेक्शन की तरफ। ये लग रहा था कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है ना। चलो एक बार देखो कौन करता है। देखो अब सिंपल सी बात है कि इधर वैल्यूएशन करेगा कौन, जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना है तो करेगा कौन। अब इधर रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यू करता है असेट एंड लायबिलिटी, नेटवर्थ, ये सब रजिस्टर्ड वैल्यूअर करता है। जैसे GDP ट्रिपल एस इसका निमोनिक था, जिसमें गुडविल था, डिबेंचर था, प्रॉपर्टी था, स्टॉक, शेयर, सिक्योरिटीज़ सब था। तो CA नहीं कर सकता अंटिल अगर CA ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो तो ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन करता है। पर एक बार ये भी बात कर लेते हैं कि जब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला सेक्शन अपना 236 उधर देख लेते हैं, क्या उधर भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोला है कि नहीं बोला है। सीधा सेक्शन 236 सेक्शन 236 भी यही बोलता है कि एक्वायरर पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, जब ये ऑफर करते हैं ना माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कि मैं आपके शेयर खरीद रहा हूँ, तो प्राइस डिटरमाइन करना पड़ता है, तो प्राइस वैल्यूअर डिटरमाइन करता है। तो हु इज़ ऑथराइज, तो हाँ उधर भी बोल के रखा है, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो चलो करता ही। अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी इन द पैनल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैनल में अगर आपको दिखाओ तो CA इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैनल में, क्या वो वैल्यूएशन करता है क्या? इधर CA नहीं बोला, इधर बोला कि कोई सा पर्सन अगर होता, राइट, अगर होता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो क्या वो कर सकता है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर में पर्टिकुलर रूल्स भी है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए, सबसे पहले कोई टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोरम, हमने कोरम समझा था कि कोरम क्या होता है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। R से रजिस्टर्ड होना चाहिए अपने इंस्टीट्यूट से, और मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। रजिस्टर्ड वैल्यूअर के कुछ रूल्स है, वो रूल्स हमको देखने पड़ते हैं। और रूल्स में देखो, अगर रूल 3 है इसका, तो जिसका क्वालिफिकेशन है, जिसने एग्जामिनेशन पास करी है, वो ही बन सकता है। और रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है बाय IBBI टू एक्ट एज अ वैल्यूअर, रजिस्टर्ड एज वैल्यूअर अंडर IBBI, राइट। और क्वालिफाइड है एंड हैज़ पास्ड एग्जाम्स। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैनल में हो तो आप वैल्यूअर बन गए। मतलब आप समझ रहे हो ना कि पहचान वैसा नहीं चलेगी कि आप IT डिपार्टमेंट के पैनल में हो तो चलो आप वैल्यूअर बन गए, ऐसा वैसा नहीं होता।
क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, रजिस्टर्ड एज वैल्यूअर इन IBBI में रजिस्टर्ड हो, अपना नाम उधर रजिस्टर्ड है, राइट। तो देखो एक चीज़ है कि रूल 3 बोलता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हमको वो भी एक बार पढ़ना चाहिए। तो देखो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे हैं कि वो रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन द सेंस रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, या वो रजिस्टर्ड और साथ ही साथ रजिस्टर्ड हो एज अ वैल्यूअर इन IBBI। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रॉपर होना चाहिए। उन्होंने एग्जामिनेशन पास करी 3 साल के दौरान, माइनर नहीं है, वो अनसाउंड माइंड नहीं है, वो बैंकरप्ट नहीं है, वो एडजुडिकेट एज बैंकरप्ट नहीं है, वो पर्सन रेसिडेंट होना चाहिए, वो कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड नहीं फॉर एन ऑफेंस एक्सीडिंग 6 मंथ, और चलो ठीक है एक्सीडिंग 6 मंथ नहीं होना चाहिए, पर चलो कभी 6 मंथ के लिए इससे ज़्यादा है जेल हो गई, पर 5 ईयर्स इलैप्स हो जाने चाहिए। फिर 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो, अप टू 6 मंथ का कन्विक्शन हो, या चलो फॉर एन ऑफेंस कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस ऑफ 5 ईयर्स हैड नॉट इलैप्स, अगर चलो उनको सेंटेंस भी करा पर 5 साल अगर इलैप्स हो जाने चाहिए, 5 साल इलैप्स हो जाने चाहिए, उसके बाद ही वो एलिजिबल है। पेनल्टी नहीं होनी चाहिए 271J की, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी तरफ। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा निधि कंपनी से है। ठीक, हरियाणा क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट निधि लिमिटेड, हरियाणा क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट निधि लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड दिसंबर 18 में इनकॉर्पोरेट हुई। निधि कंपनी जैसे ऑपरेट करना है, स्टैब्लिश इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में, अपने ऑपरेशन अप्रैल 19 से चालू करे। कंपनी का मेन फंक्शन क्या है कि डिपॉजिट कलेक्ट करना, ऑब्वियस बात है निधि का यही काम होता है, डिपॉजिट कलेक्ट करना मेंबर से मंथली बेसिस पे और लैंड करना है नीड के बेसिस पे। इंटरेस्ट भी 10% क्वार्टरली बेसिस पे पे कर रही है और चार्ज 12%, जब लोन देती है तो 12% चार्ज करती है। लोन्स टू इस मेंबर इज़ ग्रांटेड फॉर द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, सिर्फ बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए वर्किंग कैपिटल लोन। अब लोन भी अगर मेंबर को देना है तो मेंबर बोरोवर हैज़ टू गिव गारंटी ऑफ 2 मेंबर, तो भाई वो 2 मेंबर की गारंटी, जैसे नहीं दूसरे की गारंटी, एक मेंबर 2 मेंबर की गारंटी देता है और जिसके अगेंस्ट में कोई लोन आउटस्टैंडिंग नहीं हो। अब फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 20 कंपनी का पेड अप कैपिटल था 15 लाख, एंड फॉर द ईयर एंडेड मतलब कि 31 मार्च 20 तक 15 लाख था, 21 पे 15 लाख एंड रिजर्व 5 लाख हो गया, तो 15 लाख और 15 + 5 हो गया। तो ठीक है ना, अगर आप देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एनी कंपनी, कोई सी कंपनी को निधि कंपनी अगर डिक्लेयर करना है तो क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेयरिंग एनी कंपनी निधि कंपनी, तो निधि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेंबर्स के अंदर कल्टिवेट करना है हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, हैबिट ऑफ सेविंग डेवलप करना। तो कल्टिवेट हैबिट ऑफ सेविंग अमंग मेंबर एंड रिसीव डिपॉजिट्स, एक सेविंग डेवलप करना हैबिट, रिसीव करना डिपॉजिट एंड लैंड करना डिपॉजिट, इनके बेनिफिट के लिए। अब किसी भी कंपनी को निधि कंपनी डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव कि देखो क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यही है कि मेंबर के अमंग सेविंग हैबिट डेवलप करना, उनसे बोरो करना, उनको ही लैंड करना उनके बेनिफिट के लिए। फिर कुछ रूल्स दे के रखे हैं, जैसे कि ये पब्लिक कंपनी और पेड अप इक्विटी पेड अप 5 लाख एटलीस्ट, तो इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर ये इशू नहीं करेंगे, और इनकी कंपनी के पीछे जो लास्ट वर्ड है वो निधि लिमिटेड होना चाहिए, जैसे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ऐसा होता है, वैसे लास्ट वर्ड निधि लिमिटेड। देखो इशू तो नहीं करना है, पर अगर इशू पहले करके रखे तो रिडीम कर दो, अगर इशू करके रखे उसको रिडीम कर दो। तो आपने क्या देखा ऑब्जेक्टिव और रूल 4 क्या बात करते हैं मेंबर्स की, सॉरी पेड अप कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल की बात करते हैं, हम ये याद रखते थे। फिर आता है रूल 5, ऐसे तो बहुत सारे रूल्स है। अब देखो इसका एक और रूल है रूल 5। देखो इनकॉर्पोरेशन के टाइम 1 सेकेंड, इनकॉर्पोरेशन के टाइम हमने बोल दिया चलो कि कभी जो है नंबर ऑफ मेंबर पेड अप कैपिटल 5 लाख की पब्लिक कंपनी है, और जो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल 5 लाख होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन मैटर्स के रिस्पेक्ट में। कुछ रिक्वायरमेंट और दूसरी भी है कि कम से कम निधि कंपनी में ये इंश्योर करे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि 200 मेंबर हो, नेट ऑन फंड एटलीस्ट 10 लाख हो, जो अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट करते हैं ना तो उसमें अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। देखो जो इधर हमने बात करी कि जो नेट ऑन फंड है वो 10 लाख हो, राइट। सी कुछ पॉइंट्स वो निधि कंपनी के देके रखे थे कि वो इंश्योर करे विद इन 1 ईयर दैट जो पर्टिकुलर टर्म डिपॉजिट है वो इंश्योर करे दैट विद इन 1 ईयर एटलीस्ट 200 मेंबर्स हो, एटलीस्ट नेट ऑन फंड 10 लाख हो,
एटलीस्ट जो टर्म डिपॉजिट है उसमें अनइंकम्बर्ड 10% होना चाहिए। ऐसा नहीं इनकम्बर्ड ही हो सारे के सारे, अनइंकम्बर्ड 10%, NOF टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 हो। मतलब ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। उसको याद करने के लिए पर्टिकुलर आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि निधि कंपनी है पर्टिकुलर, तो हर एक कंपनी का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी पेड अप कैपिटल होती है। तो चलो ठीक है, हमको ये याद रहेगा। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है तो वो निधि लिमिटेड है, ये भी हम समझ लेंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी हमने बोल दिया, मिनिमम पेड अप कैपिटल भी बोल दिया। पर एक साल के अंदर उस कंपनी के अंदर मेंबर भी होते हैं, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। पेड अप कैपिटल तो आपको NOF भी याद आ जाना चाहिए। 1 सेकेंड यार, डिपॉजिट भी वो एक्सेप्ट करता है, तो NOF याद आया, डिपॉजिट भी वो एक्सेप्ट करता है, तो 10% अनइंकम्बर्ड हो गया। कंपनी के अंदर मेंबर होते हैं, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। जैसे पर्टिकुलर डायग्राम जो ये बनाया, जैसे कंपनी है जो आपको बोला था कि देखो सबके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंपनी के अंदर मेंबर्स होते हैं वो जो डिपॉजिट देते हैं, तो 10% अनइंकम्बर्ड होना चाहिए, मेंबर 200 होने चाहिए, निधि लिमिटेड अपन ऊपर लिखा हुआ है, पेड अप कैपिटल 5 लाख, NOF 10 लाख हो, ये सब चीज़ें हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ अब और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमने एक छोटे डायग्राम से याद रख लिया, तो हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं जिससे हम और भी कुछ याद कर सकते हैं। कि निधि कंपनी को रजिस्ट्रार को फाइल करना है रिटर्न्स। रिटर्न क्या है कि रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। तो जैसे NDH-1 आ गया, रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, वो आपको एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 90 दिन के अंदर फाइल करना है। तो देखो निधि कंपनी को अपन ने इधर तो समझ ही लिया था, साथ ही साथ रूल 5 के सारे मैटर हमने देख लिए। अब फिर अपन ने NDH-1 और NDH-2 देखा है। NDH-1 क्या है कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में कर रहा हूँ, उसका रिटर्न, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का रिटर्न, राइट। कि रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस इसको सर्टिफाई करवाना पड़ता है। देन जो ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करे हैं, इसका रिटर्न पहले तो आप सर्टिफाई करा लो, उसका रिटर्न एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 90 डेज़ के अंदर सबमिट कर दो रजिस्ट्रार को, RD को नहीं। फिर आपको ये जो है पर्टिकुलर कि 1 साल के अंदर आपको कंप्लायंस करना है इतना सबका, और अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो फिर ऐसे केस में NDH-2 आता है। NDH-2 क्या बोलता है कि अगर आपने चलो ठीक है आप कंप्लायंस नहीं कर पाए 1 साल के अंदर, तो ऐसे केस में आप टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दो, ठीक है। टाइम लिमिट एक्सटेंड के लिए रिटर्न फाइल कर दो। अब रिटर्न RD को फाइल होगा फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, और RD को फाइल होगा फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज़ के अंदर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज़ के अंदर आप RD को फाइल कर दो NDH-2। अगर आप इसको नहीं कंप्लाई कर पाए तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज़ के अंदर आप फाइल कर दो और एक्सटेंशन ग्रांट करो। और एक्सटेंशन सामने वाला RD जो है 30 डेज़ के अंदर फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ग्रांट कर सकता है। 30 डेज़ कैन बी एक्सटेंड अप टू 1 ईयर, और ये आपको कंप्लायंस करना है। पर अगर आप नहीं कंप्लायंस कर पाए और फेलियर जो है ये जो 1 ईयर का है, ये जो 1 ईयर में आपको कंप्लायंस करना है, ये 2 साल से भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया है, इफ़ नॉन कंप्लायंस एक्सटेंड फॉर मोर देन 2 ईयर, सो ऐसे केस में फिर आपको पर्टिकुलर पब्लिक डिपॉजिट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, साथ ही साथ पीनल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द ईयर एंडेड 31/मार्च/21 कंपनी का कैपिटल, मतलब आप समझ रहे हो इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था? अप्रैल 19 में। इनकॉर्पोरेटेड तो इनफैक्ट दिसंबर 18 में ही हो गया था। अच्छा ओके, निधि लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी। अच्छा देखो निधि लिमिटेड पीछे लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुई थी दिसंबर 18 में, एंड ऑपरेशंस 19 में स्टार्ट हुए, पर इनकॉर्पोरेट दिसंबर 18 में हुआ, तो दिसंबर 19 तक आप जो है कर लो। पर फिनेंशियल ईयर एंडेड 31/मार्च/21 कंपनी के पास 15 लाख है कैपिटल, रिजर्व 5 लाख है। कितना डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है? चलो क्वेश्चन तो उस तरीके से पूछा कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो ऐसा है कि नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20। तो अब नेट ऑन फंड अगर आपका इतना है 20 लाख, तो डिपॉजिट 80 हो जाना चाहिए। 1:20 सॉरी 20 का 20 400 लाख, तो एक्सेप्ट कर लो डिपॉजिट नॉट एक्सीडिंग 400 लैक्स। ओके आ जाओ क्वेश्चन पे। रिजोल्यूशन प्लान ऑफ अंकुश लिमिटेड वॉज अप्रूव्ड। अंकुश का रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय ए। जो कोई रिजोल्यूशन प्लान होता है, वो रिजोल्यूशन प्लान अंकुश लिमिटेड का वो ए ने अप्रूव कर दिया। सी रिजोल्यूशन प्लान ही अप्रूव कर दिया, मतलब रिजोल्यूशन एप्लीकेंट रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता ना। देखो ये रिजोल्यूशन प्लान एप्लीकेंट है, वो 29A के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सेटिस्फाई करे तो वो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है। पहले तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को वो उसको एग्जामिन करता है, वो कंफर्म करता है कि सारी डिटेल्स है कि नहीं रिजोल्यूशन प्लान में प्रॉपर। वो COC को देता है कि COC आप भी अप्रूवल कर दो,
फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल लेना पड़ता है अगर कॉम्बिनेशन की प्रोविजन है तो। COC 66% ऑफ वोटिंग पावर से इसको अप्रूव कर देती है। देन हम AA को देते हैं, फिर AA ने इधर अप्रूव कर दिया, मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान देयर वाज अ चेंज इन द इंटायर मैनेजमेंट। अब वो इंटायर मैनेजमेंट में चेंज है एंड कंट्रोल भी जो है हैंडल ओवर टू द पर्सन हु हैव नॉट बीन इट्स रिलेटेड पार्टीज़। तो एक तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैनेजमेंट में चेंज हो गया, इंटायर मैनेजमेंट में चेंज हो गया, और पर्सन जो रिलेटेड पार्टीज़ नहीं है उनको भी कंट्रोल शिफ्ट हो गया। हाँ, और पर्सन जो रिलेटेड पार्टी भी नहीं है उनके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स भी नहीं है। अब देखो अंकुश जो है, ये जो अंकुश लिमिटेड है, ये जो तुम इसका रिजोल्यूशन प्लान बना रहे हो बाकायदा अप्रूवल कर दिया, वो लायबल था पमला में प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ CIRP प्रोसेस। वो लायबल था पमला में प्रायर टू कमेंसमेंट की, CIRP तो चलो बाद में, वो पमला में लायबल था। ड्यू टू विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज लायबल टू बी अटैच बाई ED। तो प्रॉपर्टी ED ने अटैच कर दी। सच प्रॉपर्टी हैज़ बीन कवर्ड, और ये प्रॉपर्टी को रिजोल्यूशन प्लान में कवर करा है, अप्रूव बाय A। अब पॉइंट ये है कि पमला ओवरराइड करता है कि क्या, तो कौन ओवरराइड करता है, राइट? ये तो पमला वर्सेस IBC हो गया। ऑल्सो अब देखो एक और पॉइंट है, वन प्रॉपर्टी ऑफ अंकुश लिमिटेड, उसको सीज कर लिया गया FCRA के तहत। लो मतलब पमला भी लग गया, FCRA भी लग गया, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ CIRP। हाउएवर सच प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड बाय लवन। तो ऑल्सो वन प्रॉपर्टी ऑफ अंकुश लिमिटेड वॉज लायबल टू बी सीज। However, such property was acquired by Lavan. However, such property was acquired by Lavan through the CIRP. See, one property of Ankush Limited was liable to be seized under the provisions of FCRA prior to commencement of CIRP. However, such property was acquired by Lavan Limited through the CIRP process. अब वो CIRP प्रोसेस के तहत जो है वो लवन को मिली है, कवर्ड इन द रिजोल्यूशन प्लान। और ये भी रिजोल्यूशन प्लान में कवर था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपोजिट केस सिनेरियो एन्यूमरेट whether any action can be taken against the two opposite properties of Ankush Limited। अगर एक्शन लेना हो तो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट टू प्रॉपर्टीज़, वन ऑफ विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द लवन लिमिटेड। और एक को तो लवन ने एक्वायर करके रखा है रिजोल्यूशन प्लान के तहत। देखो अब ऐसा है, इसके लिए 32A सेक्शन लगता है। 32A सेक्शन ये बोलता है कि नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया जाएगा, मतलब कि हम एक्शन नहीं लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर अगर ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू, अगर ऑफेंस कमिटेड जो है प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ CIRP। अब CIRP के पहले कोई सा ऑफेंस हुआ, राइट, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू ऑफेंस। तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा अगेंस्ट द प्रॉपर्टी अगर वो प्रॉपर्टी रिजोल्यूशन प्लान में कवर्ड है और अप्रूव बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बट ये इन रिलेशन टू ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ CIRP। कुछ ऑफेंस किया जो CIRP के पहले था, कुछ ऑफेंस था जो CIRP के पहले था, राइट, एंड उस वो पहले था ऑफेंस को कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन रिलेशन टू ऑफेंस। तो इसलिए जो है कि एक्शन नहीं लिया जाएगा अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अंकुश लिमिटेड विच वॉज लाइबल टू बी अटैच बाय ED। जिसको ED ने अटैच कर दिया था उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। पर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर देखो प्रॉपर्टी भले ही रिजोल्यूशन प्लान में कवर हो बट उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर ऑफेंसेस पहले हो। पर ये इम्यूनिटी गिवन नहीं है अगर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड हो चुकी है CIRP के थ्रू। तो अगर प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली गई है तो ऐसे केस में फिर सीज़ नहीं कर पाएंगे। रिजोल्यूशन प्लान के अंदर होती ऑफेंसेस पहले करे हों तो कोई एक्शन नहीं लेंगे, पर अगर आपको जो है CIRP के तहत मिल चुका है तो फिर आप उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। इन द सेंस कि उस पर एक्शन लिया जाएगा, किस पे एक्शन नहीं लेंगे, अगर प्रॉपर्टी रिजोल्यूशन प्लान का पार्ट थी, ऑफेंसेस पहले करे हैं तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन नहीं लेने जाने का मतलब क्या होता है कि इसको हम सीज़ नहीं करेंगे, पर जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, राइट, तो उस पर एक्शन ले लिया जाएगा, मतलब उसको एक्वायर कर लेंगे, सीज़ कर लेंगे। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है कि अटैचमेंट करना, सीज़र करना, रिटेंशन, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, पर FCRA में तो ले लिया जाएगा। देखो 4A का क्रक्स तो यही है कि ऑफेंस अगर आपने गलती आपने CIRP के पहले करी है, राइट, तो नो एक्शन अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू ऑफेंस, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो पमला के अंदर कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर ऑफेंस तुमने पहले भी करा है तो पमला के अंदर कोई एक्शन नहीं लेंगे। पर हाँ, ये याद रखो कि अगर तुमने ऑफेंस किया था पहले और बाद में वो प्रॉपर्टी CIRP के थ्रू आपको मिली है
या वो प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरे की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केस में उस पर एक्शन ले लेंगे। मतलब कॉर्पोरेट डेटर वन सेकेंड, कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टी पे एक्शन नहीं लेंगे, वो CIRP दे वो, क्योंकि वो IBC का पार्ट हो गया, तो ऑफेंस पहले भी करा हो कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, अब वो कॉर्पोरेट डेटर की प्रॉपर्टी नहीं, दूसरे की प्रॉपर्टी है, या CIRP के थ्रू किसी दूसरे को चले गई, तो फिर ठीक है, फिर एक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्शन लो। तुमको जो सीज़ करना है, कन्फिस्केट करना है, अटैच करना है, तुम करो, यही है सिंपल सा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि वन सेकेंड, कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर फेमा बेस्ड ऑन द कंप्लेंट रिसीव इन राइटिंग फ्रॉम द ऑफिसर। तो ए जो है फेमा का बेस्ड ऑन द कंप्लेंट जो राइटिंग में रिसीव हुई ऑफिसर से, तो फॉलोइंग पर्सन को शो कॉज नोटिस दिया, क्योंकि कंप्लेंट रिसीव हुई थी तो पर्सन को शो कॉज नोटिस दिया क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया है। ये 2 कंपनी को नोटिस दिया गया, जैसे कि रेमिटेंस किया है ऑफ मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, पर अप्रूवल नहीं लिया, तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि मैंने तो वैसे भी RFC और EFC अकाउंट से पैसा पे करे, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, अप्रूवल तो चाहिए नहीं। दूसरा, रेमिटेंस क्या है, $1,10,000 का US कंपनी को, क्योंकि रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर है। और उसमें रिप्लाई में ये है कि जो रेमिटेंस है वो लिमिट से ज़्यादा नहीं है, इसलिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले देखो, हम दूसरा वाला करते हैं। आप समझो, सबसे पहले समझो भाई, इन्वेस्टमेंट कितना है। इन्वेस्टमेंट है 18 करोड़ का, 18 करोड़ है तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करो, तो 0.24 करोड़, मतलब $24,00,000। अब $24,00,000 का 1% करा, $24,000 नहीं, $24,00,000 का 5% किया, 1.2 लाख और 1 लाख, विच एवर इज़ हायर, इतना रीइंबर्समेंट कर लो। पर हाँ, इससे ज़्यादा करोगे तो तुमको अप्रूवल चाहिए, राइट। तो इतना करोगे कोई दिक्कत नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है उसका 5% और $1,00,000, तो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया उसका 5% और $1,00,000, विच इज़ हायर। मतलब अगर 5% $1,00,000 से भी ज़्यादा निकले तो ऐसे केस में ठीक है, आप वो रीइंबर्समेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, रेमिटेंस कितना क्या है, $1,10,000 का, इन्वेस्टमेंट कितना आया, 18 करोड़ का, 18 करोड़ को 75 से डिवाइड करो। तो इधर समझो भाई, 1,10,000 अगर हम देखें, 18 करोड़ है, 18 करोड़ को 75 से डिवाइड किया, मतलब 24 लाख। 24 लाख का 5% 1,20,000 होता है, पर इधर 1,10,000 ही रेमिटेंस करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये 1 लाख से ज़्यादा है, तो देखो 5% से ज़्यादा नहीं है, पर ये 1 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपको अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। तो देखो, जो ग्लोबल शिपिंग लिमिटेड ने कंसेंट ये दिया था कि मैं तो EFC और RFC अकाउंट दोनों से अगर पे कर रहे हैं तो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो इधर समझो, हाँ, अगर वहाँ से पेमेंट कर रहे हो तो आपको अप्रूवल की नीड नहीं है, पर उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन 2 है। एक तो मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, कि अगर आप मेंबरशिप के रिस्पेक्ट में पेमेंट कर रहे हो, तो अगर आप EFC अकाउंट से पे कर रहे हो तो आपको अप्रूवल तो लगेगा। तो वही, अगर आप मेंबरशिप के लिए पे कर रहे हो और EFC अकाउंट से पे कर रहे हो तो लगेगा। और दूसरा कि फॉरेन एजेंट को, जो बाहर का एजेंट है, जिन्होंने जो है बकायदा रेसिडेंशियल प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट इंडिया में बेचा, राइट, तो ऐसे केस में EFC अप्रूवल लगेगा जब उनको हम पेमेंट करेंगे कमीशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा वाइंडिंग अप का। वाइंडिंग अप तो हम वैसे भी करके नहीं जा रहे, तो वो हमको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो सबीना है ना, उसने रेंट लिया, टुक अ फ्लैट ऑन रेंट। तो सबीना ने एक फ्लैट लिया रेंट पे, तो रेंट पे करे किशोरी लाल को। इंट्रोड्यूसिंग दैट शी इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज़ एंड गुड्स यूज टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम चित्तौड़गढ़ टू राजस्थान। पर सबीना तो जो है ओपीएम में ट्रेड करती है, पर किशोरी लाल को भी धीरे धीरे पता चल गया, और सबीना ने 1 लाख रुपए पे करे एंड प्रॉमिस टू पे एवरी मंथ इन एडिशन टू रेंट, एंड नॉट टू डिस्क्लोज मैटर, कि मैं 1 लाख रुपए पे करूँगी, आप किसी को मत बताना। पर नारकोटिक डिपार्टमेंट को भी पता चल गया, तो उसने जो है अपने बोगस कस्टमर को भेजा। फिर बोगस कस्टमर ने मिस कॉल दिया टीम को, और डिपार्टमेंट ने, एंड द डिपार्टमेंट गॉट रेड हैंडेड सबीना, और 100 kg ओपीएम उसके पास फाउंड हुआ, और 100 लाख कैश फाउंड हुआ। 5 प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट और फाउंड हुए, तो 100 kg ओपीएम, 100 लाख कैश, 5 प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट फाउंड हुए। और जब उससे पूछा गया कि ये कैसे परचेस किया, तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। अब बिज़नेस जो है ओपीएम का जो ट्रेड कर रही है, क्या मामला में कवर है, और क्या किशोरी लाल भी कल्प्रिट है इस केस का? तो सिंपल सी बात है, ले दे के ये पूछ रहे हैं कि एक तो सबसे पहले क्या है, ट्रेडिंग ऑफ ओपीएम कवर है क्या, वो छोड़ो,
एक है कि किशोरी लाल भी कल्प्रिट है इस केस का। मतलब आपको पहले ये समझना है कि कौन कौन से पर्सन गिल्टी होते हैं। इन्वॉल्व इन द मनी इज़ गिल्टी। तो देखो, पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग गिल्टी होते हैं। देखो, पर्सन जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो तो गिल्टी होते ही हैं। तो पर्सन क्या, हूसएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब पर्सन मतलब कि जो भी हूसएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का करता है, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, नोइंगली पार्टी, नोइंगली असिस्ट, एक्चुअली इन्वॉल्व। मतलब कि अटेम्प्ट टू इंडल्ज, नोइंगली पार्टी, नोइंगली असिस्ट, एक्चुअली इन्वॉल्व। तो पर्सन हूसएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर्सन मतलब हूसएवर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का करता है। तो अक्का करता है किसी प्रोसेस या एक्टिविटी में, तो इधर जो है वो नोइंगली असिस्ट कर रहा है। और पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं पर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो असिस्ट कर रहा है प्रोसेस और एक्टिविटी में जो कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब ये जो एक्टिविटी कनेक्ट विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो जो ओपीएम का ट्रेड करना वो भी कनेक्ट होगा विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो पर्सन जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का करता है, पर्सन हूएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी, पर्सन हूएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर्सन जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी जो कनेक्टेड है विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग ACPU, एक्विजिशन, कंसीलमेंट, पोसेशन एंड यूज, और प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो पर्सन वो सारे के सारे गिल्टी हो जाते हैं। तो ये पर्सन हूएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का करता है ना। तो अक्का किसी प्रोसेस और एक्टिविटी में कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या? प्रोसीड्स का मतलब कैश नहीं होता, सिर्फ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी जो डिराइव करके रखी है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब कि प्रॉपर्टी क्रिमिनल एक्टिविटी से डिराइव करके रखी है, मतलब शेड्यूल्ड ऑफेंस है। ठीक है, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब कि प्रॉपर्टी डिराइव करके रखी है, शेड्यूल्ड ऑफेंस है। और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी इन कनेक्ट विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो एक्टिविटी इन कनेक्ट विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये तो एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। तो कंटिन्यूस एक्टिविटी जो कंटिन्यू रहता है टिल सच टाइम पर्सन इंजॉइंग। तो जब तक पर्सन इंजॉय कर रहा है तब तक ये मान लिया जाता है कि पर्सन प्रोसेस कनेक्टेड विद प्रोसेस ऑफ क्राइम। तो देखो, जो भी एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसेस और एक्टिविटी जो कनेक्टेड है विद प्रोसेस ऑफ क्राइम वो तब तक कनेक्टेड रहेगी टिल सच टाइम अ पर्सन इज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंजॉइंग। जब तक पर्सन इंजॉय कर रहा है प्रोसेस ऑफ क्राइम तब तक जो प्रोसेस और एक्टिविटी है वो कनेक्टेड मानी जाएगी। तो सबीना भी इन्वॉल्व ही यानी प्रोसेस और एक्टिविटी जो कनेक्टेड है विद प्रोसेस ऑफ क्राइम, और ये भी एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। प्रोसेस एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसेस ऑफ क्राइम माना जाएगा, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है और वो कंटिन्यू रहेगा टिल सच टाइम पर्सन इज़ इंजॉइंग। जब तक सबीना इंजॉय कर रही है, इंजॉइंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जब तक सबीना इंजॉय कर रही है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तब तक माना जाएगा एक्शन जो कनेक्टेड है विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो ऐसे केस में किशोरी भी गया और सबीना भी गई। सबीना डायरेक्टली में गई, किशोरी इनडायरेक्टली में गया, सिंपल। बस अब 6th क्वेश्चन है जिसमें देखते कुछ क्वेश्चंस कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जेनेक्स फैशन at its meeting recommend dividend on paid up equity which was later approved by shareholder at the AGM। तो BOD ने रिकमेंड किया, जनरल मीटिंग में अप्रूव हुआ, फिर देर आफ्टर डायरेक्टर एट अनदर मीटिंग एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ कि डाइवर्ट कर देते हैं टोटल डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर फॉर द परचेज ऑफ, डाइवर्ट कर देते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर फॉर द परचेज ऑफ सर्टन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया वो तो डेप्ट हो गया, उसके बाद कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? तो अब डाइवर्ट करने के कारण क्या लग रहा है कि उसके कारण डिविडेंड जो है वो 45 दिन के अंदर पे हुआ। तब ऐसा है कि जब डिक्लेयर हो जाता है तो फिर पे कर दो 30 दिन के अंदर, और नहीं पे हुआ है तो उसका अगले 7 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, सेपरेट के स्पेशल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर पे कर दो। अब पे कर दो या डिस्पैच कर दो अगर वारंट का केस है तो, जो लिखा हुआ है कि डिविडेंड पे या वारंट डिस्पैच। और अगर तुमने नहीं करा तो ऐसे केस में पेनल्टी और पेनल्टी अब हो गई रिवाइज्ड। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन 124 क्या बोलता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो 30 दिन में पे कर दो, और अगर नहीं पे करा है 30 दिन के अंदर तो 7 दिन के अंदर एक सेपरेट स्पेशल अकाउंट में स्पेशल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। राइट, सेपरेट बैंक अकाउंट ही स्पेशल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। राइट, जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट बोला जाएगा। और सेक्शन जो 127 है, सेक्शन 127 बात करता है कि अगर आपने 30 दिन के अंदर पे नहीं करा तो पेनल्टी लग जाएगी। राइट, अब देखो ये पेनल्टी हो गई है अपनी रिवाइज। सबसे पहले तो इधर 30 दिन में पे नहीं करा, 30 डेज़ में पे नहीं करा, तो ऐसे केस में अब 30 डेज़ में अगर पे नहीं करा समझो तो एक तो भैया 18% का डिले, 18% का इंटरेस्ट,
इम्प्रिजनमेंट 2 साल का और 1000 रुपये पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। ओके, ये डिफ़ॉल्ट लगेगा, ये डिफ़ॉल्ट लगेगा। 124 का डिफ़ॉल्ट नहीं लगेगा क्योंकि 124 का तो बोल ही नहीं रहे, बस ये बोला है कि 30 दिन के बाद पे करा है। ये सेपरेट बैंक अकाउंट की बात नहीं करी इन्होंने। तो 127 का डिफ़ॉल्ट लगाओ। तो भाई एक तो 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 2 साल की जेल एंड फाइन 1000 पर डे। अगला क्वेश्चन, आर जो सीए का ब्रदर है, आर ब्रदर ऑफ सीए सना, उसका भाई है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्वायर्ड सिक्योरिटी ऑफ हॉट लिमिटेड। तो उसने, उस भाई ने हॉट लिमिटेड की सिक्योरिटी एक्वायर करी, मार्केट वैल्यू 1.2 लाख है, फेस वैल्यू 95K है। क्या सना क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड? अब देखो, रिलेटेड पार्टी ने सिक्योरिटी ली, 1 लाख तक की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी ले सकता है, तो उसने तो 1 लाख तक की ली, चलेगा। तो सना इधर डिस्क्वालीफाइड नहीं है। चलो बी वाला क्वेश्चन। सुदीप ऑफ जयपुर में रहता है सुदीप। वॉज पोस्टेड एज तहसीलदार, जो एक तहसीलदार है तो तहसील में चले गया, राइट। वॉज पोस्टेड एज तहसीलदार जैसे पोस्ट हुआ। 1 साल बाद ऑफिस ज्वाइनिंग ही परचेज अ रेडी बिल्ट हाउस, उसने मकान खरीद लिया 1 साल बाद ही। वो वाइफ के नाम पे खरीदा। ही ऑस्टेंसिवली शोन बिजनेस इनकम ऑफ वाइफ, बिजनेस इनकम वाइफ की बताई। वो 90% वैल्यू ऑफ हाउस, बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक से लोन लिया 90% और फिर गारंटी भी दी, प्लस गारंटी भी दी, एंड ऑल्सो गिव अ गारंटी ऑफ हाउस लोन, मतलब लोन लिया और गारंटी भी दी। बैंक इन दिस केस डिड नॉट इंश्योर द बिजनेस एक्टिविटी, तो उसने इंश्योर नहीं करा, डिड नॉट इंश्योर एड्रेस ऑफ बिजनेस प्लेस, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, हाउ लॉन्ग शी इज़ डूइंग बिजनेस, और उससे सिर्फ सुदीप पे रिलाई कर लिया। लो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, राइट। आफ्टर अवेलिंग द लोन ही कंटिन्यू टू डिपॉजिट सम अमाउंट इन द हाउस लोन अकाउंट ऑफ हिज वाइफ रेगुलरली एंड विद इन अ ईयर लिक्विडेट द लोन अकाउंट। मतलब समझ रहे हो कि वाइफ के नाम पे लोन ले लिया, 90% लोन भी लिया, गारंटी भी दी, और अपार्ट फ्रॉम EMI वो कुछ पैसा तो देता ही था, तो वो पैसा कुछ ना कुछ तो देता ही था EMI के अलावा। वो लोन अकाउंट को लिक्विडेट कर दिया। पर वन ऑफ द एम्प्लॉय इन हिज ऑफिस, उनने कंप्लेन कर दी ED को, उसने ED को कंप्लेन कर दी ऑफ टेकिंग ब्राइब कमीशन बाय हिम ऑन रेगुलर बेसिस। तो अब बताओ कि क्या सुदीप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है? पहले तो ये देखो कि भाई चलो ठीक है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में है कि नहीं, क्योंकि प्रोसेस और एक्टिविटी जो कनेक्ट होती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से, तो ऐसे प्रोसेस और सारी प्रोसेस एक्टिविटी नहीं, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जुड़ी हुई रहती है, उस प्रोसेस और एक्टिविटी से अगर लोग कनेक्टेड रहते कैसे ना कैसे, वो गिल्टी होता है। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है कि नहीं है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी क्रिमिनल क्राइम से डिराइव करी, मतलब कि शेड्यूल्ड ऑफेंस से डिराइव करी। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, राइट, शेड्यूल्ड ऑफेंस में ये जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंस में है, राइट, प्रॉपर्टी डिराइव बाय क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, उसको बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब शेड्यूल्ड ऑफेंस में पार्ट ए में देखें तो जो भी ऑफेंसेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, और जो एक पैरा 2 पार्ट है ऑफेंसेस अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, तो अब ये जो करप्शन ब्राइब देना, ये भी एक तरीके से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का पार्ट है, शेड्यूल ए का पार्ट है। तो देखो सिंपल सी बात है, हूसोएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का करता है, अटेम्प्ट टू इन्वॉल्व, नोइंगली इंडल्ज, नोइंगली असिस्ट, एक्चुअली इन्वॉल्व किसी प्रोसेस और एक्टिविटी में जो कनेक्ट है विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब कि प्रॉपर्टी, प्रोसीड्स मतलब प्रॉपर्टी डिराइव करना शेड्यूल्ड ऑफेंस है, प्रॉपर्टी डिराइव करना शेड्यूल्ड ऑफेंस है। और जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है उसे पार्ट ए, पार्ट पैरा 2, पार्ट ए ऐसा दे के रखा है। मतलब उस ऑफेंस से जो भी आपने प्रोसीड्स डिराइव करी और उस प्रोसीड से कोई सी आपकी एक्टिविटी कनेक्टेड है, एक ऑफेंस है, पर्टिकुलर ऑफेंस से जो प्रोसीड्स डिराइव हुआ, उस ऑफेंस को करने में कोई एक्टिविटी करी, तो आप उस एक्टिविटी से अगर कनेक्टेड हो, अक्का हो, तो आप गिल्टी हो। तो वन ऑफ द एम्प्लॉय इन हिज ऑफिस मेड कंप्लेंट टू ED ऑफ टेकिंग ऑफ ब्राइब कमीशन बाय हिम ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम
वो पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्का इन्वॉल्व है किसी प्रोसेस एक्टिविटी में जो कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो ऐसे केस में वो पर्सन ऑफेंस पर्सन गिल्टी अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। बाकी देखो कुछ एडिशनल क्वेश्चन थे। सी क्या लिखा हुआ है कि एन एमलगमेशन हैज़ इज प्रपोज्ड, एक एमलगमेशन हुआ है मैग्नम एंड माइक्रो के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो एमलगमेशन हुआ। अब मीटिंग मैग्नम और माइक्रो ना, तो मामी बोल देता हूँ मैं, मैग्नम और माइक्रो। अब मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ माइक्रो लिमिटेड, तो उसकी मीटिंग हुई अंडर द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल 1.5 करोड़ रुपए है, ठीक है। द मीटिंग किसने अटेंड करी? अब 1.5 करोड़ रुपए मतलब कि 15 लाख शेयर। अब 15 लाख शेयर है तो मेंबर कितने मेंबर है? 500 मेंबर जो होल्ड करते 10 लाख शेयर, उन्होंने अटेंड करी। जिन्होंने 500 मेंबर जो 10 लाख होल्ड करते थे, उसमें से जो 300 है तो एग्रीगेटेड वोटेड फॉर द स्कीम, तो 300 जिनका 7 लाख है उन्होंने वोट किया। 150 ने जिनका स्टेक है 2 लाख, उन्होंने अगेंस्ट में बोला। वो 50 मेंबर ने तो वॉकड आउट ही कर लिया। अब मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4, तो नॉट का तो सवाल ही नहीं उठता। जब 500 में से 300 हाँ कर रहे, नॉट का तो सवाल ही नहीं उठता। वैलिड ही है। कुछ पॉइंट्स है जैसे कि राष्ट्र वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अप्लाई टू ट्रिब्यूनल, ने ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया फॉर रेफरिंग टू द मैटर पर्टेनिंग टू प्रोसीडिंग्स ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल। समझो, वन ऑफ द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, देखो पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, किसी पार्टी ने वन ऑफ द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग्स उनने रेफ़र कर दिया मैटर मीडिएशन कंसिलिएशन पैनल में, उसे डिस्पोज करा मैटर विद इन अ पीरियड, 3 महीने में डिस्पोज करना रहता है। अगर 16 क्वेश्चन देखें तो 16 क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका आंसर 31 मार्च है। वेयर 18th क्वेश्चन जो है ये भी इजी है। तो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, 1 सेकेंड, बाकी जो LODR के क्वेश्चन थे, FCR के क्वेश्चन थे, ACA के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि कोई ऐसा नया क्वेश्चन नहीं थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो उसको हमने जो है पर्टिकुलर चैप्टर में ही कवर कर लिया। चलो क्या है क्वेश्चन, जो वसु मदन लाल वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ फ्लोरेंस शेयर्स, तो वसु मदन लाल जो एक डायरेक्टर है फ्लोरेंस शेयर के, वो गिल्टी हो गए। तो बढ़िया, इनको पेनल्टी लग गई 70 लाख की 14 अप्रैल को। बट रिफ्रेंड टू फ्रॉम टू, ठीक है, पे करने के लिए बोला बट रिफ्रेंड कर दिया और 25 मई को पास अवे हो गया। मतलब अप्रैल के ही 1 महीने बाद, मतलब 25 मई को पास अवे हो गए। और उनकी एस्टेट 60 लाख की है, 70 लाख की पेनल्टी है। अब ये जो एस्टेट है ये सन ने इनहेरिट करी है, तो विच, ठीक है, तो मिस्टर वसुमदन लाल, उसका बेटा जो है राजगोपाल लाल, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है 25 लाख की, वो मॉर्गेज बाय हिम, क्योंकि उसने बैंक लोन लेकर रखा था तो मॉर्गेज करके रखा है। अब रिकवरी प्रोसीडिंग्स तो इनिशिएट हो जाएगी राजगोपाल के अगेंस्ट में, राइट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपोजिट केस सिनेरियो वेदर इट वाज वैलिड टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग्स। तो क्या कर सकते हैं? देखो सबसे पहले 28B अट्रैक्ट होता है। 28B ये होता है कि अगर पर्सन अगर मर जाता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करता है एनी सम जो उसको पे करना है, राइट, इफ़ ही हैड नॉट डाइड इन द लाइक मैनर एज द सेम as the disease, provided that legal representative shall be liable only in case of penalty has been imposed before the death of deceased person। तो इधर हमने 28B भी लिखा कि अगर पर्सन मर जाता है, राइट, और मर जाता है आफ्टर पेनल्टी इम्पोज की पेनल्टी लगी, राइट, वो मरा, अब उसके मरने के बाद LR पे कर रहा है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा जो उसको पे करना था, जो डिसीज़ को पे करना था। तो सारे जो रिकवरी एक्शंस है, तो डिसगॉजमेंट प्रोसीडिंग्स, रिफंड और एक्शन जो भी है वो LR के अगेंस्ट में लगेंगे, LR के अगेंस्ट में लगेंगे सब। तो ऐसा है कि लीगल रिकवरी प्रोसीडिंग्स तो राजगोपाल के अगेंस्ट रखेगी। व्हाट शुड बी द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या रहेगी उसकी? तो पूरा का पूरा 28B पे ही है बेस्ड क्वेश्चन। फिर याद रखना कि जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू विच एस्टेट इज़ कैपेबल। तो जो एस्टेट मिला है और जो एस्टेट कैपेबल है वो लाइबिलिटी को मीटअप करने के लिए
उतनी ही लाइबिलिटी LR डिस्चार्ज कर पाएगा। मतलब कि अमाउंट रिकवरेबल तो 70 लाख है अगर देखा जाए, 60 लाख की एस्टेट है, तो लाइबिलिटी 60 लाख तक ही मीट कर सकता है, राइट। पर उस 60 लाख में प्रॉपर्टी 25 लाख की मॉर्गेज दे, राइट। तो ऐसे केस में जो है सिंस 25 लाख का जो है चार्ज है, तो ऐसे केस में 25 लाख वो पर्सनली लायबल होगा। तो देखो, सबसे पहले पर्सन मरा तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। वो लायबल तभी होगा जब पर्सन मरा उसके पहले पेनल्टी इम्पोज हो गई। इन सारे जो डिस्गॉर्जमेंट प्रोसीडिंग्स है, रिफंड्स है, रिकवरी एक्शन है, वो LR के अगेंस्ट में हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि पेनल्टी अगर इम्पोज हुई मरने से पहले, तो जैसे कि पेनल्टी जो इम्पोज हुई वो 14 अप्रैल को, राइट, एंड पास हुए कब हुआ 25 मई, तो ठीक है, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि एस्टेट उसको 60 लाख का मिल रहा है राजगोपाल को, जिसमें 25 लाख की प्रॉपर्टी वो है जो मॉर्गेज करी थी उसने फॉर टेकिंग बैंक लोन, मॉर्गेज बाय हिम। अभी हिम का मतलब क्या है कि बेटे ने करी थी मॉर्गेज बैंक लोन के लिए, मतलब कि प्रॉपर्टी मिली उसको बैंक लोन के लिए मॉर्गेज कर दी 25 लाख। अब क्या बोल रहे हैं कि अगला क्वेश्चन, क्लॉज 36 ऑफ AOA, क्लॉज 36 ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टेट्स द डेट्स ऑन विच, ठीक है, ये डेट बता के रखिए, ऑन विच बोर्ड मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर, कि हर साल इस तारीख को होना चाहिए, डेट बता के दी। इफ़ बोर्ड मीटिंग हेल्ड एज शेड्यूल्ड देयर इज़ नो नीड टू सेंड नोटिस। अब वो बोल रहे हैं कि देयरफॉर अगर बोर्ड मीटिंग हमने AOA से बता दिया तो फिर नोटिस की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो वन ऑफ द डायरेक्टर फील्स दैट इट इज़ मैंडेटरी, डायरेक्टर बोल रहा है कि यार नोटिस तो भेजो यार, वो तो ज़रूरी है, भले ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो, राइट। तो मैंडेटरी टू सेंड नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग टू ऑल डायरेक्टर, अदरवाइज ये वायलेशन हो जाएगा। तो क्या उसका बोलना सही है? देखो, पॉइंट ये है कि यार कि जो नोटिस है, जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है, राइट, ये हर डायरेक्टर को जाता है, वही जाता ही है। तो ये मैंडेटरीली आपको नोटिस तो देना ही पड़ेगा बोर्ड मीटिंग का, एटलीस्ट 7 डेज़ का नोटिस देना ही मैंडेटरीली, और डायरेक्टर के रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाता है, राइट। मैंडेटरी डायरेक्टर के रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाता है और एटलीस्ट 7 डेज़ का नोटिस चाहिए। पर हाँ, अगर कुछ अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्ट करने हो तो इसके लिए हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि लेंथ ऑफ नोटिस शॉर्टर भी हो सकता है। अब सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अर्जेंट बिजनेस हो, और अर्जेंट बिजनेस हो साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो, तो अर्जेंट बिजनेस में आप शॉर्टर नोटिस दे सकते हो। पर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है देन ऐसे केस में डिसीजंस जो है, अर्जेंट बिजनेस है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हो रहा है, डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा एंड देन फिर सर्कुलेट किया जाएगा ऑल डायरेक्टर को और रेटिफाई कराया जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। तो एक 7 दिन का नोटिस और एक छोटा नोटिस के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रेजेंट होना चाहिए टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस। पर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे केस में टेक डिसीजन ऑफ सच अर्जेंट बिजनेस, सर्कुलेट टू ऑल द डायरेक्टर, राइट, एंड रेटिफाई बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो वही पॉइंट आता है कि नोटिस भेजो, अगर नोटिस नहीं भेजा तो 25,000 रुपये तक की पेनल्टी है, राइट। तो एवरी ऑफिसर को 25,000 की पेनल्टी है। तो आप समझ रहे हो कि अगर आपने कंप्लेंट्स नहीं करा तो 25,000 की पेनल्टी। अब देखो, इधर ये भी समझो, अब ये भी समझो कि भले ही आर्टिकल में डेट्स दे के रखी हो, तो इसका कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं दे के रखा है, मतलब आर्टिकल में अगर डेट्स मीटिंग की दे के रखी तो भी नोटिस तो सेंड होगा ही होगा, तो कंटेंशन रखा होगा तो कुछ तो भी है, और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को पेनल्टी लग जाएगी 25,000 की अगर उसने नोटिस नहीं भेजा तो। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएटेड CIRP, तो FC ने इनिशिएट करा CIRP, NCLT ने एडमिट भी करा, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, उसने कोलेशन लिया सारे क्लेम का, कॉन्स्टिट्यूट करा COC, मीटिंग हुई COC की, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वॉज कॉल्ड ऑन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। वन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जिसने अपने एक्सप्रेस कराया इंटरेस्ट इन ओनिंग द कंपनी, 1 मिनट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड ऑन फ्रॉम द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, और एक ने एक्सप्रेस करा इंटरेस्ट कि वो कंपनी वो करनी है। IRP ऑब्जर्व डेट ABC जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है इज़ इन एरे ऑफ डिफ़ॉल्टर, कि वो तो डिफ़ॉल्टर के एरे में है और वो खुद ही एक्सप्रेस कर रहा है कि मेरे को कंपनी ओन करना है। तो पहले तो ये कि जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आ रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे ओन करना है कंपनी। मीनवाइल द COC थॉट टू रिप्लेस, ठीक है, इसी बीच COC ने सोचा कि रिप्लेस करता है IRP को, सिंस द प्रेजेंट IRP
वो इनवाइट नहीं कर पा रहा है प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, वो इतना नहीं इनवाइट कर पा रहा है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट COC ने रिप्लेस करा एग्जिस्टिंग IRP को विद अनदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो ऑल्सो स्टेट द मैनर, तो COC ने रिप्लेस कर दिया। एक तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट और एक रिप्लेसमेंट, IRP का रिप्लेसमेंट। अब देखो समझो, इधर तो IRP का रिप्लेसमेंट हो रहा है अनदर RP से, तो पहले तो अपॉइंटमेंट IRP का होता है 16 के अंदर, फिर RP का अपॉइंटमेंट होता है। तो RP का अपॉइंटमेंट होता है तो या तो IRP को ही RP अपॉइंट करो, राइट, या तो रिप्लेसमेंट कर दो, तो वो 22 के अंदर होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि COC 66% की मेजॉरिटी से विदिन 7 डेज कॉन्स्टिट्यूशन होने के, COC कॉन्स्टिट्यूशन होने के 7 दिन के अंदर एक फ़र्स्ट मीटिंग होती है। उस फर्स्ट मीटिंग में 66% की वोटिंग पावर से, मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 66%, या तो अपॉइंट कर दे इंटरिम को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, या तो रिप्लेस कर दे। जब इंटरिम को ही IRP को ही RP अपॉइंट करना है तो उसका कंसेंट ले लो और अपॉइंट कर लो। अब जब अपॉइंट कर लेते तो ऐसे केस में फिनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, IRP, उसको सबको बता दिया जाता है। पर अगर IRP को रिप्लेस करना है, राइट, तो ऐसे केस में अगर फर्स्ट मीटिंग में IRP को रिप्लेस करना है तो ऐसे केस में कम्युनिटी ऑफ क्रेडिटर एप्लीकेशन देगा AA को, राइट, एप्लीकेशन देगा कि मुझे रिप्लेस करना है, और जिससे रिप्लेस करना है उसका रिटर्न कंसेंट ये रहा। ये जो पर्टिकुलर नाम है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को सेंड करेगा। ओके, ये बोर्ड को सेंड करेगा कि आप इसके नाम को कंफर्म कर दो, और बोर्ड जैसे कंफर्म करेगा अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। पर अगर बोर्ड ने कंफर्म नहीं करा तो ऐसे केस में IRP ही कंटिन्यू रहेगा, और कंफर्म नहीं करा इन द सेंस कि अगर 10 दिन तक कंफर्म नहीं करा तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय ऑर्डर वो डायरेक्ट करेगा IRP को टू कंटिन्यू। तो AA बाय ऑर्डर डायरेक्ट करेगा IRP को टू कंटिन्यू टू फंक्शन एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अंटिल जब तक बोर्ड इसको अप्लीकेंट अपॉइंट नहीं कर लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई आप IRP को RP अपॉइंट कर लो तो उससे रिटर्न कंसेंट ले लो, और रिटर्न कंसेंट लेके कम्युनिकेट कर लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कॉर्पोरेट डेटर को, और IRP को खुद को, राइट। और अगर रिप्लेसमेंट करना है तो COC एप्लीकेशन देगा AA को रिटर्न कंसेंट के साथ, जो फॉरवर्ड करेंगे नेम, बोर्ड अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। 10 दिन में नहीं करा तो AA बाय ऑर्डर से कंफर्म कर देगा, डायरेक्ट करेगा IRP को टू कंटिन्यू टू फंक्शन एज RP अंटिल सच टाइम बोर्ड कंफर्म द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो ये डायरेक्ट करेगा टू कंटिन्यू एज IRP अंटिल जब तक जो प्रपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशन अपॉइंट नहीं करते बोर्ड। तो 66% से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो, बनती बात है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए दे के रखा है, आपको इस पर ध्यान नहीं देने का है कि वन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने एक्सप्रेस करा इंटरेस्ट कि मैं कंपनी वो कर लूँगा, उसने ऑब्जर्व करा कि ये तो एरर ऑफ डिफ़ॉल्टर में आता है। हमको लग रहा था कि इसके रिस्पेक्ट में भी कुछ बोलेगा, पर कुछ भी नहीं बोला। मीनवाइल चलो ठीक है, तो ये सिचुएशन है, और मीनवाइल ये बोल दिया कि COC ने सोचा कि IRP को रिप्लेस करते हैं अनदर RP से, और मैनर ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है, और इसमें लिखा है ऑल्सो स्टेट द मैनर। तो ठीक है, आपको रिप्लेस करना है एग्जिस्टिंग IRP को, तो फर्स्ट मीटिंग में कर लो, राइट। तो मैंडेटरी फर्स्ट मीटिंग में होगा कि 66% की मेजॉरिटी से इनको कर देंगे ट्रांसफ़र। 66% की मेजॉरिटी से इधर या तो IRP को RP अपॉइंट करेगा रिटर्न कंसेंट लेके, या तो रिप्लेस करा 66% से कि हम तो रिप्लेस करेंगे। ये डिसाइड हो गया कि हम रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस करेंगे तो COC एप्लीकेशन देगा विथ रिटर्न कंसेंट, राइट, एप्लीकेशन देगा AO को रिटर्न कंसेंट के साथ AA को, एंड देन AA बोर्ड को फॉरवर्ड करेगा कि आप इस पर अपना रिकमेंडेशन दे दो, तो कंफर्मेशन दे दो, एंड शैल मेक सच अपॉइंटमेंट आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ बोर्ड। और जैसे ही कंफर्मेशन आता है वो अपॉइंट कर देंगे। कंफर्मेशन 10 दिन में आया तो ठीक, नहीं आया तो, अगर कंफर्मेशन नहीं आया तो वो डायरेक्ट करेगा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को टू कंटिन्यू टू फंक्शन एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, कि आप ही अभी कंटिन्यू करो टू वर्क अंटिल जो है वो अगर अपॉइंट नहीं करते तब तक। तो इस तरीके से हमने MTP ओवर करी, और ये MTP इसमें ओल्ड और न्यू सारे क्वेश्चन है। हाँ,
इसमें LODR के कुछ क्वेश्चन थे, ACA के, SCR के जो क्वेश्चन है वो हमने RTP के साथ ही कवर कर लिए थे। जब हम सारे क्वेश्चन कर रहे थे RTP के साथ ही कवर कर लिए थे। तो MTP में ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था जो डिस्कस अलग से करे, तो इसलिए यहाँ पे इधर ओवर होता है। तो हमने MTP ओल्ड और न्यू दोनों का डिस्कशन कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम MTP 2 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाय।